आज विभा की शादी की 28वीं एनिवर्सरी थी। उसका बेटा निखिल भी मुंबई से इसे सेलिब्रेट करने आया। उसे मुंबई में जॉब करते 2 साल हो गए। उसकी शादी नहीं हुई थी। विभा और राजीव की राय थी कि कोई ढंग की लड़की मिलेगी तो उसकी शादी कर देंगे। पिछले साल उन्होंने निखिल से 2 साल छोटी बेटी प्रिया की शादी की थी। उनका सोचना है कि शादी ब्याह सही समय पर कर देना चाहिए। प्रिया एमएससी कर रही थी, तभी एक अच्छा रिश्ता आया। प्रिया तब शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपना कैरियर बनाना चाहती थी। विभा ने उसे समझाया, बेटा, अगले साल तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। जॉब करनी है तो कोई अच्छा स्कूल ज्वाइन कर लेना। थोड़े नानुकुर के बाद वह तैयार हो गई। आज वह एक बड़े प्रसिद्ध स्कूल में टीचिंग का काम कर रही है और अपने जॉब से खुश है। इस समारोह में विभा ने कुछ खास लोगों को ही बुलाया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विभा की एक चचेरी बहन सुनीता ने निखिल के लिए एक रिश्ते का जिक्र किया। लड़की मुंबई में नौकरी करती है। उसने दिल्ली से इंजीनियरिंग किया है, वह बोली। उसे सुनकर अच्छा लगा। निखिल भी मुंबई में सेटल था। दोनों साथ काम करेंगे तो घर गृहस्थी का आर्थिक बोझ आसानी से उठा सकेंगे। सुनीता ने लड़की की फोटो मोबाइल के जरिए दिखाया। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। समारोह के समाप्त होने के बाद विभा ने मौका देखकर एक दिन अपनी चचेरी बहन सुनीता से संपर्क किया। लड़की की मम्मी ही सब कुछ है। सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ। उसके पापा को हुआ क्या था? विभा ने प्रश्न किया। अरे वह नहीं जो आप समझ रही हो। उसकी मम्मी तलाकशुदा है। यह बात सुनकर विभा को मायूसी हुई। उससे उबरी तो पूछा, सुनीता, तुम लड़की की मम्मी को कब से जानती हो? उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? दरअसल लड़की की माँ मेरे पड़ोस में रहती है। अच्छी जान पहचान है। काफी मिलनसार महिला है। यही एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका है। विभा के लिए बाकी सब तो ठीक था, पर उसकी माँ का तलाकशुदा होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन की बात सुनीता से कही। दीदी, जमाना बदल रहा है। नहीं निभा होगा तो हो गई होगी अलग। रोज रोज घुटकर जीने से अच्छा है अलग हो जाए। सुनीता ने जमीनी हकीकत से उसे अवगत कराया। तो भी क्या ऐसे परिवार से रिश्ता जुड़ना ठीक रहेगा? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उसने अपने मन की दुविधा रखी। कोई कुछ नहीं कहेगा, किसके पास समय है। वैसे आप अपनी तसल्ली के लिए लड़की की मम्मी से हर तरीके से बात कर लें। जब संतुष्ट हो तब रिश्ते के बारे में सोचिए। सिर्फ तलाक की वजह से रिश्ता ठुकराना मेरी समझ में उचित नहीं है। सुनीता ने दो टूक कहकर अपनी बात समाप्त कर दी। एक तरफ लड़की की पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी का लोभ था, तो दूसरी तरफ उसके परिवार को लेकर मन में तरह तरह की दुश्चिंतता। अतः विभा ने पति राजीव से इसका जिक्र किया। इस पर राजीव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखो विभा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा तुम सोचती हो वैसा ही हो। तलाक लेने का मतलब यह नहीं कि उस महिला का चरित्र संदिग्ध हो गया। तमाम ऐसे पुरुष हैं जिनकी नजरों में औरतों की कोई अहमियत नहीं होती। वे अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं। शराब पीना, पर स्त्री संबंध, मारना पीटना, ऐसी तमाम हरकतें हैं जो अपनी बीवी के साथ करते हैं। ज्यादातर महिलाएं इसे अपनी नीति मानकर स्वीकार कर लेती हैं। वहीं कुछ के लिए तलाक ही आखिरी रास्ता होता है। राजीव ने गलत नहीं कहा। इसका एहसास विभा को हो रहा था। उसने एक दिन लड़की की मम्मी को बुलाया। बातचीत से वह सुलझी हुई लगी। ना जाने क्यों विभा को उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। हो सकता है दिल्ली में ही कहीं देखा हो। उन्होंने अपना नाम सुधा बताया। उसके पति के बारे में विभा ने जानना चाहा तो कहने लगी, वे एक व्यवसायी हैं। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझूंगी। वे रहते कहाँ हैं? आपका मायका कहाँ है? विभा ने फिर भी पूछ ही लिया। जी, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरे एक्स पति भी वहीं रहते हैं। अब तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि यह वही महिला है जिसके बारे में वह सोच रही थी। फिर भी तसल्ली के लिए उसने सोचा कि सब कुछ उसी से
पूछना मुनासिब होगा। पर क्या अभी उचित होगा? उसे लगा नहीं। जब तक शादी के लिए सबकी राय एक नहीं बनती, तब तक सुधा के अतीत को कुरेदना उचित नहीं होगा। विभा ने दूसरी बात छेड़ी। क्या वे अपनी बेटी से मिलने आते हैं? विभा के इस सवाल पर सुधा किंचित भरे मन से बोली, नहीं। उसे आश्चर्य हुआ। कैसा पिता है जिसे अपनी बेटी से लगाव नहीं? चाय पीने के बाद विभा ने कहा, मुझे आपकी बेटी पसंद है। रही शादी की बात, तो मैं इसके बारे में अपने पति और बेटे से बात करूंगी। बिना उनकी रजामंदी के मैं कोई फैसला नहीं लेना चाहूंगी। सुधा खुश हो गई। उसके जाने के बाद विभा 30 वर्ष पुरानी उस घटना पर गौर करने लगी जो उसके सामने फिर से सजीव हो उठी। बात उन दिनों की थी जब वह मेरठ के एक मोहल्ले में बतौर किराएदार रहती थी। विभा की उम्र यही कोई 20 वर्ष की होगी। उसके हिसाब से सुधा भी इसी के आसपास थी। तब वह थी और उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। एक रोज वह अपने घर के एक और लगे नल से पानी भर रही थी। तभी एक सुंदर सी महिला तेजी से निकलकर आंगन में आई। वह हड़बड़ाई हुई थी और उसने छत की सीढ़ियों का रास्ता पूछा। विभा ने एक नज़र उस पर डाली, फिर सीढ़ी की ओर इशारा किया। वह लगभग भागती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी, फिर लापता हो गई। बाद में पता चला कि वह साथ वाले दूसरे मकान की छत पर उतरी, फिर नीचे जाने वाली सीढ़ियों के माध्यम से पिछवाड़े से निकलकर कहीं चली गई। उसके जाने के बाद उसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी। जिन किराएदारों ने यह नज़ारा देखा, उनके लिए यह जिज्ञासा का विषय बन गया। फिर भी उसके बारे में जानने को उत्सुक थी। कौन है? कहाँ से आई? भागने की वजह क्या थी? दरअसल वे जिस मकान में रहते थे वह काफी बड़ा था। मकान के बीच में आंगन था। आंगन शेष किराएदारों के बीच का साझा रास्ता था, जिससे होकर वे सब बाहर या छत पर जाते थे। सबके घर का बरामदा आंगन में ही खुलता था, सिर्फ उस मकान को छोड़कर जिसका सिर्फ एक दरवाजा आंगन से जुड़ा था, जिससे निकलकर वह महिला आंगन में आई। उस कमरे में रहने वाले एकमात्र किराएदार से उन सबका कोई संबंध ना था। वह मकान के सामने वाले हिस्से से आता जाता था, वहीं दूसरे किराएदार पीछे के रास्ते से। मकान के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। विभा की माँ बाहर निकलकर मकान के सामने वाले मेन हिस्से की ओर गई। वहां मोहल्ले के काफी लोग जमा थे। मोहल्ले के कुछ दबंग किस्म के लोग मकान मालिक को गालियां दे रहे थे। वे मकान में रहने वाले किराएदार को बाहर निकालने का दबाव बना रहे थे। लोगों से पता चला कि एक आदमी भी उनके साथ खड़ा था, जो उस भागने वाली महिला का पति था। माँ आधे घंटे बाद आई, तब सारे वाकये से उन सबको परिचित कराया। कहने लगी, भागने वाले महिला का प्रेमी था यह किराएदार। वह महिला अपने प्रेमी से मिलने आई थी। इस बीच उसके पति को खबर लगी तो पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। अब विभा की समझ में सारा मांजरा आया। वह महिला वाकई सुंदर थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा मोहल्ले में कुछ दिनों तक होती रही। उसके बाद बात आई गई हो गई। साल भर बाद उसकी शादी हो गई और उसने उस घटना को हमेशा के लिए भुला दिया। तो क्या यह वही महिला है? समय के साथ चेहरे पर बदलाव आ जाता है, इसीलिए यह कहना है कि सुधा ही वही महिला है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। तब कैसे पता चले कि वह सुधा महिला नहीं है? अगर सुधा वही महिला साबित हो गई, तब तो शादी का सवाल ही नहीं उठेगा। इस बीच निखिल ने खबर दी कि वह उस लड़की से मिला है। उसका नाम अदिति है। बातचीत से ठीक ठाक लगी। उसे जब मैंने बताया कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को जानती है, तो वह खुश हो गई। हम दोनों ने ऑफिस से निकलने के बाद एक रेस्टोरेंट में कॉफी भी पी। अदिति बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर शब्द ने उसे धर्म संकट में डाल दिया। निखिल ने अदिति से शादी की जिद की। तब वह क्या करेगी? तलाक तक तो ठीक था, पर जब बात चरित्र पर आएगी तब क्या होगा? उसे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि क्यों इस मामले में जल्दबाजी दिखाई। ना निखिल को लड़की की फोटो और पता बतलाती, ना ही वह एकदम आगे बढ़ता। उसने राजीव से कहा तो वे बड़े निश्चिंत भाव से बोले, इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। निखिल ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, तुम लड़की की माँ को बुलाकर चाहो
तो अपनी शंका का समाधान कर सकती हो। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा जो अनुचित हो। माँ का अच्छा करियर है, बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई है, यह सब अच्छे संस्कारों से ही संभव है। विभा को राजीव की बात जची। मौका देखकर सुधा को दोबारा बुलवाया। क्या मैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में जान सकती हूँ? पहले तो वह थोड़ा हिचकी, फिर तैयार हो गई। मेरे मन में आपको लेकर कुछ शंकाएं हैं, जिसका समाधान हो जाए तो इस रिश्ते के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। जी पूछिए। मैं भी चाहूंगी कि कहीं कोई कसर ना रह जाए, जिसके लिए हम दोनों को पछताना पड़े। उसने उस घटना का जिक्र किया। कुछ क्षण के लिए वह कहीं खो गई। जब उभरी तो उसकी आंखों के दोनों कोरे भीगे हुए थे। एक स्त्री होने के नाते वह भी भावुक हो गई। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ मेरा अतीत भी दफन हो चुका होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आपके रूप में फिर से जिंदा हो गया। यह सच है कि मैं वही अभागिन स्त्री हूँ जिसके बारे में आप जानती हैं। वह मेरा प्रेमी था, पर यह सच नहीं था कि मैं शादी के बाद भी उससे मिलती थी। उस दिन उससे मिलने की सिर्फ यही वजह थी कि उसके पास हमारे साथ बिताए कुछ पलों की तस्वीरें थीं, जिन्हें मैंने लेने का प्रयास किया। पता नहीं कैसे मेरे पति ने मुझे रिक्शे से अकेले जाते हुए देख लिया। उन्होंने मेरा पीछा किया और वे वहां तक पहुंचे। उसके बाद जो हुआ वह आपको तो पता ही है। उसने कहना जारी रखा। शादी के 2 साल किसी तरह गुजारे। अदिति उन्हीं की बेटी थी, मगर उन्होंने कभी भी उसे नहीं स्वीकारा। वे बार बार यही कहते कि यह मेरी बेटी नहीं है। अंततः जब उनकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया, तो एक दिन आजीज आकर उसने कहा, क्या स्त्री का प्रेम करना गुनाह है? शादी के पहले आपने भी किया होगा। आपका प्रेम क्षम्य, वही मेरा प्रेम व्यभिचार। सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्त्री हूँ। तुम्हारी वजह से आज भी मैं सामाजिक रुसवाइयों से मुक्त नहीं हो पाया। कोई बात छुपती नहीं, सबको पता चल चुका है कि तुम शादी के बाद भी अपने प्रेमी से मिलती रही। मेरे पति बोले, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप खुले दिमाग के होते तो क्या जरूरत थी मुझे उससे फोटो लेने की? साथ फोटो खिंचवा लेना एक आम बात है। लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, यदि उनके बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है तो साथ में फोटो खिंचवा लेने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। मगर नहीं, मन में आपको लेकर एक भय था, इसलिए उसके पास गई थी। आपने तो सोचा कि मैं उसके पास प्रेमालाप करने जा रही हूँ। कौन देख रहा है कि अंदर तुम क्या कर रही हो? मैं चाह कर भी उस पल को भुला नहीं पाता। इसका इलाज क्या है? तलाक। यही उनका निर्णय था। मैंने भी इसे बेहतर फैसला समझा। तब से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ। सोचा एक लड़की है, उसे ही अपने जीवन का मकसद बनाऊंगी। उसे अच्छी परवरिश दूंगी, शिक्षा दूंगी। कल को आपकी बेटी भी आपके पद चिन्हों पर चले तब? मैंने कौन सा गलत रास्ता चुना था? प्रेम किया जो किन्हीं कारणों से शादी में तब्दील ना हो सका। इसमें बुरा क्या है? जरूरी नहीं कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे विवाह भी हो। मेरी गलती यह थी कि अपने प्रेमी से संपर्क करके उससे अपना अतीत मांगा, जो मेरे पति के शक का कारण बना। इसमें मैं अपने पति को दोष नहीं दूंगी, बल्कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। ना जाती उसके पास, जो होता देखा जाता। कल यदि मेरे पति को मेरे प्रेमी से पता चलता कि मैं उससे प्रेम करती थी, तो मैं निडर होकर कहती, हाँ करती थी। और हाँ, आप यह मत समझिएगा कि मेरी बेटी नहीं जानती है। मैंने उसे सब बता दिया है। जमाने की ऊंच नीच भी समझा दी है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। उसमें मुझे लेकर कोई हीन भावना नहीं है। सुधा की बातों से लग रहा था कि वह बेकसूर स्त्री थी। वह उठकर जाने लगी। विभा ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद उसके चेहरे पर कहीं भी अपराध बोध के शिकन न थे। यह विभा को अच्छा लगा। 1 महीना गुजर गया। उसने इस शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक दिन निखिल का फोन आया। माँ, मुझे
अदिति पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनकर विभा को तीव्र आघात लगा। उस समय तो कुछ नहीं बोली, मगर जब रात को राजीव ऑफिस से आए तो निखिल की पसंदगी के बारे में जिक्र किया। दिक्कत क्या है? लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त है, अच्छी नौकरी में है। मुझे तो उसमें कुछ खराबी नजर नहीं आ रही। मैं उसकी माँ का अतीत पचा नहीं पा रही हूँ। अतीत के बारे में सोचकर क्या हासिल हो जाएगा? जीना तो है हमें वर्तमान में। वर्तमान यही कहता है कि उस लड़की में कोई खराबी नहीं है। अगर उसकी माँ चरित्रहीन होती तो दूसरी शादी रचाकर ऐश करती, मगर नहीं, उसने अपनी जवानी अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता। राजीव का तर्क न्याय संगत था। इसका मतलब आपको यह शादी पसंद है? ज्यादा खोजबीन का जमाना गया। आज के बच्चे अपने आर्थिक भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। निखिल ने उसकी शक्ल नहीं बल्कि अपना आर्थिक भविष्य देखा होगा। आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। ऐसा ही लड़की ने भी सोचा होगा। ऐसे बच्चों के आगे हम कहाँ टिकते हैं? कल को बेटे बहू को लगेगा कि हम बेकार हैं, तब क्या होगा? या तुम क्या सोचने लगी? मैं गलत नहीं सोच रही। आप ही तो कह रहे हैं कि आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। ना भावना रहेगी, ना वे हमें पूछेंगे। कहकर विभा निराशा में डूब गई। उसकी चिंता मत करो, कल की कौन जानता है। और हाँ, सुधा के अतीत का जिक्र कभी भी निखिल के सामने मत करना। विभा ने भी मन बना लिया कि ऐसा ही होगा। राजीव ने कुछ सोचकर ऐसा कहा होगा। बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है। सो सुधा को फोन करके बुलाया। वह भागी भागी आई। जैसे ही विभा ने शादी की रजामंदी की खबर दी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। विभा का हाथ अपने हाथ में लेती हुई वह बोली, आपने मेरी बेटी का हाथ थामकर मुझे एक बड़ी चिंता से उबार दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अदिति यहाँ सुखी रहेगी। उसने सुधा को गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।